हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है, जैसे आपने पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड। एंड 1 मिनट के अंदर या फिर यूँ कहीं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट किया जाए, इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। और ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे एक रिक्वेस्ट बोली या फिर यूँ कहीं कि एक थोड़ा सा सजेशन आया था कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के ऊपर और स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर भी थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो मैं बेस्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। मगर आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, उसका रीज़न भी ये है कि आजकल बहुत सारे जो सैलरीड पर्सन हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मगर वो कहाँ जाके फंसते हैं, एक गलत म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके और उसमें म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन या फिर यूँ कहें कि इन्वेस्टमेंट करके सिलेक्शन गलत हो गया तो इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, पहले सबको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि म्यूचुअल फंड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा, यानी कि कई इन्वेस्टर, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, आप भी इन्वेस्टर होंगे, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा क्या किया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उस पर्टिकुलर पैसे को फंड मैनेजर के थ्रू या फिर यूं कहीं कि कंपनी थ्रू बाजार में उसको अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जो रिटर्न आता है वो बांट दिया जाता है इन्वेस्टर में और कंपनी के प्रॉफिट में। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना, इसका रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। मैनेज करने में आसान है, मतलब अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली चार्ट देखते ही बैठना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर रीज़न के, ये पर्टिकुलर एक रीज़न है जो सैलरीड पर्सन प्रेफर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए। दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड में भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, मिक्स्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो। और दूसरी बात ये है कि कम फीस होती है म्यूचुअल फंड में। क्या होता है कि जो कम फीस का मतलब क्या है कि एक्सपेंसिस रेशो जो होता है आमतौर पे 1.5 से लेके 2.5% तक एक्सपेंसिस रेशो होता है। एक्सपेंसिस रेशो क्या होता है? एक्सपेंसिस रेशो वो पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं एएमसी के। एएमसी मतलब क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं आपका फंड निवेश करने के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। और दूसरी बात, एक लास्ट बात क्या है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना के लिए प्रेफरेंस सैलरीड पर्सन का क्यों बढ़ रहा है, दूसरी ये उसका रीजन है कि पारदर्शिता। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा। और उनके एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू या कीमत का घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और उनके बारे में विभिन्न जानकारी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को मेल थ्रू या फिर सर्कुलर थ्रू दी जाती है। तो ये होगा एक बेसिक म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना होता है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको एक 4 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पर एक पहली चीज़ है, आपका फिनेंशियल गोल क्या है। आपको फिनेंशियल गोल के हिसाब से फिर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको मदद होगी। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज डन कीपिंग इन माइंड वंस फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 साल के बाद 1 लाख का कितना रुपए मुझे लगने वाला है, या फिर यूँ कहें कि मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम अमाउंट है और उसके ऊपर मुझे फिर 5 साल के बाद क्या करना है। मुझे 5 साल के बाद मुझे 2, 3, 4 लाख की ज़रूरत है, 4-5 लाख की ज़रूरत है, या फिर 1 लाख का मुझे 2 लाख भी मिल गया तो भी सफिशिएंट है मेरे लिए। या फिर यूँ कहें कि 1 लाख का मुझे इन एन एवरेजली अगर कैलकुलेट किया जाए बैंक के एफडी से, तो उसके हिसाब से भी 7.75 या फिर 7% से लेके ब्याज दर चल रहा है बैंकों का, उसके हिसाब से भी मुझे अगर उसके थोड़ा सा ज़्यादा 1-2% भी रिटर्न ज़्यादा आ गए तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आपका फिनेंशियल गोल क्या है, ये पहला चीज़ है आपको देखने के लिए या फिर समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। आप जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पिछले दिनों में कैसा रहा है। तीसरी बात है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि द हायर द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर ए फंड, हायर आर द चांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड टू डिलीवर सब्सटेंशियल रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। मतलब जितना, एक ध्यान में रखिएगा, एक एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना हायर होगा उतना पर्टिकुलर वो फंड अच्छा होगा। ये बात बस समझ लीजिएगा, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे इसके लिए। चौथी बात है कि रिस्क टॉलरेंस ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जिन लोगों को ट्रेडिंग का पता है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि
मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ता, इसलिए क्या करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लेते हैं और फिर बाद में 2-3 महीना देखते ही नहीं। ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आज टाटा मोटर्स का मैंने एक स्टॉक ले लिया और फिर 8 दिन के बाद देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट में है या फिर क्या है, उसके हिसाब से मैं उसको सेल कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि टाटा मोटर्स का ले लेते हैं, आज 813 रुपये में सपोज लिया या फिर अभी चालू है 140, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 5 रुपये बढ़ने के बाद तुरंत मैंने बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है इंट्राडे के हिसाब से क्वांटिटी बड़ी ली थी। तो डे ट्रेडिंग करने वाले भी होते हैं, और इनके अलावा क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट भी इतने कम समय में मार्केट में रह के प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो ये लेवल अलग अलग क्यों है या ये बाइफर्केशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, हर एक की मेंटेलिटी अलग होती है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। मतलब क्या कि ये जो 2-3 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी ये हो सकती है कि भाई मेरे को तो रिस्क नहीं लेना है, मुझे आज इन्वेस्टमेंट करना है और जब तक प्रॉफिट ना है तब तक मेरे को बेचना नहीं है, एक अच्छा स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक ले लेते हैं या फिर वो पर्टिकुलर एसेट ले लेते हैं, सिक्योरिटीज ले लेते हैं और बाद में अपने पास वो होल्ड करके रखते हैं। और उनकी रीज़न भी क्या होता है कि एक तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है, साइकोलॉजी होता है, दूसरी बात ये थी उनको मैनेजमेंट करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो अपने टाइम के हिसाब से वो अपना क्षेत्र चुनते हैं, अपना फील्ड चुनते हैं। दूसरी बात है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले होते हैं उनको क्या होता है कि जो भी है 5, 10, 15 मिनट 25 मिनट 20 मिनट में उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो पर्टिकुलर मार्केट में 10 ट्रेड में से 6 बार भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी वो स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होते हैं, मतलब लॉस लेने के लिए भी तैयार होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी साइकोलॉजी लॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। तो इसके हिसाब से ये पर्टिकुलर बाइफर्केशन हो गया। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त भी आपको ये चीज़ों ध्यान रखनी पड़ती है कि मेरी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। तो उसके हिसाब से फिर ये 3 प्रकार पड़ते हैं म्यूचुअल फंड के: लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मतलब क्या कि अगर मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना है, अभी जो बैंक का इंटरेस्ट चल रहा है 7% से 7-8% तक, तो उससे भी ज़्यादा 2% भी अगर मेरे को मिल गया सालाना तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है, मगर मुझे रिस्क नहीं लेना है। रिस्क 1%, 2%, 5% से ज़्यादा मेरे को रिस्क नहीं लेना है। तो उस कैटेगरी में आप आते हो फिर। और दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूँ मगर उतनी भी नहीं जितना मैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में जो जैसे लोग लेते हैं उतना तो रिस्क मैं ले नहीं सकता, मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, मगर मुझे क्या है कि मुझे 10%, 12% इस टाइप का रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 15%, 18% टाइप का मुझे रिस्क चाहिए, तो मैं उतना सा रिस्क ले सकता हूँ। तो उसको मिड कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मतलब क्या कि भाई मैं तो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो रिस्क के हिसाब से मुझे 30%, 20%, 30%, 35%, 40% या ऐसे अगर रिटर्न मिलते हैं तो मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो उस कैटेगरी के लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक टाइप। और बेसिक टाइप के बाद फिर अब क्या करना होता है म्यूचुअल फंड में, फिर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मोड्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के मोड पर्टिकुलर 2 टाइप के होते हैं। एक लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तो 1 लाख रुपए में क्या करूँगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डिवाइड कर सकता हूँ। लार्ज कैप में थोड़ा सा कर सकता हूँ, मिड कैप में थोड़ा सा कर सकता हूँ, स्मॉल कैप में थोड़ा सा कर सकता हूँ। अगर मुझे इतना भी कंजर्वेटिव नहीं होता है तो मैं लार्ज कैप को कट कर सकता हूँ, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा कर सकता हूँ। अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 75,000 मैं स्मॉल कैप में कर सकता हूँ, 25,000 मैं मिड कैप में कर सकता हूँ। अगर सपोज मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में 50-50 करने वाला हूँ तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपके हिसाब से कर सकते हो। अगर सपोज फिर आपके पास 50,000 लमसम आ गया, फिर आप वो डिवाइडेशन करके लमसम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हो, मतलब मंथली 2,000, मंथली 1,000, मंथली 5,000, इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो, उसको SIP बोलते हैं। तो चलो ये हुआ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब डायरेक्टली मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। वेबसाइट का नाम है टिकरटेप वेबसाइट। टिकरटेप वेबसाइट में आपको म्यूचुअल फंड के स्किनर में जाना है। और म्यूचुअल फंड के स्किनर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिसेट ऑल एक बटन होता है। रिसेट ऑल क्या है कि ये जो वर्क किया होता है, अगर किसी ने पिछला वाला वर्क कोई किया है इसमें तो वो निकल जाएगा, इसलिए रिसेट ऑल यहाँ पे करते हैं। और रिसेट ऑल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन है इक्विटी, और इक्विटी में जो भी आप म्यूचुअल फंड सर्च करने वाला हूँ, जिस
किसी में भी आपको क्या है इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बाद में आता है यहाँ पे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्मॉल कैप फंड का। चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड के बाद देखिए जैसे कि मैंने बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट मैंने क्या बताया, जितना हायर साइड पे होगा उतना आपके लिए वो म्यूचुअल फंड रिटर्न अच्छा देता होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई साइड पे क्लिक करते हैं। हाई सिलेक्ट किया मैंने। अब CAGR 3 ईयर का मैं सिलेक्ट यहाँ पे किया हूँ। और CAGR मतलब क्या है कि आपका ईयरली रिटर्न परसेंटेज कितना है, यहाँ पे भी हम हाई पे क्लिक करेंगे। अब बाद में एक्सपेंसिस रेशो, एक्सपेंसिस रेशो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक्सपेंसिस रेशो किस काम का आता है, एक्सपेंसिस रेशो मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिस रेशो मतलब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के वो चार्जेस होते हैं आपका फंड एलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे जितना एक्सपेंसिस रेशो लो होगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर CAGR 5 ईयर के हिसाब से आप देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। CAGR मेरे लिए 3 ईयर का भी काफ़ी है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे शार्पे रेशो, शार्पे रेशो का मतलब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताता हूँ। शार्पे रेशो का मतलब होता है अगर सपोज मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न कितना आ रहा है, 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, 4% आ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको शार्पे रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने 20 पॉइंट का SL लगाया है तो उसके अगेंस्ट आपको मिल कितने रहे, 20 पॉइंट्स मिल गए, 40 पॉइंट्स मिल रहे, 60 पॉइंट मिल रहे, 80 पॉइंट मिल रहे। मतलब क्या कि 1:2 मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसको शॉर्ट में मैं शार्पे रेशो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में मत जाएगा। तो शार्पे रेशो मतलब क्या, जितना हाई हो इतना उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम सर्च कर, जो हम क्राइटेरिया लगा रहे हैं उसमें कोई भी हमको यहाँ पे म्यूचुअल फंड फाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिड में रखेंगे। ठीक है, मिड हमारे लिए ठीक है। मतलब क्या 1:4 नहीं मिल रहा है तो 1:3 भी हमारे लिए ठीक ठाक है। तो मैंने यहाँ पे शार्पे रेशो मिड के लिए क्लिक किया। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा CAGR 5 ईयर के हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉर्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए CAGR 5 ईयर के हिसाब से 28% टाटा स्मॉल कैप फंड का आ रहा है। और यहाँ पे एक्सपेंसिव रेशो कितना है, 0.31। ये थोड़ा सा आप अपने डायरी में क्या करिए, लिख के रखिएगा कि जो हाईएस्ट रिटर्न वाला जो फंड आ रहा है उसका CAGR कितना आ रहा है 5 ईयर का, 28.20 और एक्सपेंसिस क्या आ रहा है 0.31। अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा और ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए शार्पे रेशो कितना है, शार्पे रेशो 2.99 है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग और थोड़ा सा यहाँ पे बदलते और देखते कि और कौन से स्टॉक मुझे और कौन से यहाँ पे म्यूचुअल फंड मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं या नहीं। यहाँ पे एक्सपेंसिस रेशो के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिस रेशो। और अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंसिस रेशो के ऊपर मिड पे क्लिक करते हैं तो और थोड़े से यहाँ पे आपको और ऐड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे CAGR 3 ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 45% के रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक क्वांट स्मॉल कैप फंड भी आ गया, क्वांट का निप्पॉन का भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड अब लिस्टिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिस रेशो कितना आ रहा है 0.70। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शार्पे रेशो भी कितना आ रहा है, देखिए 3.43। मतलब क्या, अगर प्रीवियस कंपैरिजन किया जाए तो 45 रुपीज़ आ रहा है, एक्सपेंसिस रेशो 70 आ रहा है और शार्पे रेशो देखिए 3.43 आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे 1:3.43 मुझे रिटर्न मिल रहा है। थोड़ा सा स्पेसिस 30 पैसा मेरा बस ज़्यादा जा रहा है, मगर मुझे बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, अगर मैं स्मॉल कैप में करना ही चाहता हूँ तो मेरे लिए अभी क्या हो गया, स्मॉल कैप फंड ये एक क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया। दूसरी बात है कि एक प्लान देखिए, ग्रोथ प्लान है। दूसरी बात क्या है कि मैं यहाँ पे प्लान बताना थोड़ा सा भूल गया। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो प्लान में बस ग्रोथ प्लान आपको सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। तो ग्रोथ प्लान के हिसाब से देखिए कौन कौन से मुझे यहाँ पे म्यूचुअल फंड अच्छे खासे मिल गए। एक क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक निप्पॉन इंडिया और दूसरे है HSBC। अब ये 3 के नीचे तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे
फर्स्ट 3 चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप एक्सपेंसिस रेशियो ढूंढ रहे हो अच्छा खासा, तो एक्सपेंसिस रेशियो के हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो HSBC स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है और HDFC वाला भी अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा, बाकी सब छोड़ दूंगा, क्वांट में सिलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, 75,000 मेरी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो 75,000 में इसमें डालूंगा क्वांट कैप में। और मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके कहाँ पे इक्विटी में जाके अब मैं स्मॉल कैप निकाल दूंगा और मिड कैप में आ जाऊँगा। बाकी सब मेरा क्राइटेरिया वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, HDFC मिड कैप का फंड एक अच्छा खासा यहाँ पे एक लिस्टिंग हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 25,000 रुपये HDFC मिड कैप फंड में यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये हुआ मेरा एसेट एलोकेशन खुद का। 1 लाख रुपीज़ मैंने बायफर्केट करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, शार्प रेशियो वगैरह सब अच्छा आ गया। तो इस हिसाब से आप टिकर टेप का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये म्यूचुअल फंड का वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जाके वो कहीं बुरे वाले म्यूचुअल फंड में ना फंसे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।